सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये कॉलेजियम सिस्टम का जो टकराव है वह हमारी सरकार के साथ क्यों दिखाई देता है। ये भी समझेंगे कि जो कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ है वह किन परिस्थितियों में हुआ, कब हुआ, और ये भी समझेंगे कि वर्तमान समय में इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्यों प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, क्यों यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका को कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। तो समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से केस आए हैं जिसको लेकर ये सभी बातें उठ रही हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च स्तर पर क्या है, उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे क्या है, उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत आप जिला न्यायालय और अन्य न्यायालयों को शामिल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी का सिस्टम है कुछ इस रूप में दिखाई देगा। सर्वोच्च पर आपको दिखाई देगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो है कि आपको कुछ हाई कोर्ट दिखाई देंगे, और सबसे नीचे लोअर कोर्ट है। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा उन नियमों को लागू करना होगा सभी कोर्ट के द्वारा, सभी जो है कि न्यायालयों के द्वारा। तो इस तरह हमने समझा कि हमारे यहाँ जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इससे क्या हुआ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कोर्ट हैं जुड़े हुए। दूसरा, एकीकृत न्याय व्यवस्था इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यही जो हमारी न्याय की प्रणाली है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, यह क्या करते हैं, केंद्र के साथ साथ राज्य की विधियों को भी लागू करवाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि केंद्र की विधियों को लागू करवाने के लिए अलग न्यायपालिका हो और राज्य की विधियों के लिए अलग व्यवस्था। दरअसल जितने भी प्रकार की विधियां और नियम बनाए जाएंगे, सबको लागू करवाने की जिम्मेदारी, अर्थात उसकी व्याख्या, उससे जुड़े हुए विवाद की जिम्मेदारी सब किसके पास है, इसी एकीकृत न्याय व्यवस्था के पास है। अब जो यह एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसको हम लोगों ने अपनाया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से। आपको पता है कि जब हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत से प्रावधानों को स्वीकार किया, और इसी में से है निकल कर आया हुआ है एकीकृत न्याय व्यवस्था, जो कि केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर की विधियों को लागू करवाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ वह हुआ स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को, और यह जो 28 जनवरी 1950 को जिसका उद्घाटन हुआ, यह क्या था, एक तरह का पुराना जो कोड चला आ रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, उसका इसने क्या किया, स्थान लिया। अर्थात यह जो संघीय न्यायालय 1935 के एक्ट के द्वारा बना था, उसका यह क्या था, उत्तराधिकारी था। लेकिन जो हमारा उच्चतम न्यायालय जिसको 1950 में बनाया गया, इसका जो न्याय क्षेत्र था, पहले वाले जो संघीय न्यायालय 1935 के तहत बने थे, उससे काफी ज्यादा व्यापक दिया गया। कुल मिलाकर इस न्यायालय की हम लोगों ने स्थापना की, और ठीक इसी तरह से जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ सकता था, सभी चीजों को हमने शामिल किया। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र, इसकी शक्तियों और इसकी प्रक्रिया के विषय में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो यह जो आपके पॉइंट्स हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया था 1950 में, उस समय जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी। 8 कैसे थी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य क्या थे, न्यायाधीश थे।
कुल मिलाकर अगर यह पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने अन्य न्यायाधीश थे, तो उनकी संख्या क्या थी? 7 थी। अब बाद में जैसे जैसे क्या हुआ, समय बढ़ने लगा, केसों की संख्या सामने ज्यादा आने लगी, तो यह हुआ कि जो न्यायाधीश हैं इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी के कारण 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या कर दिया? 10 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द यूज किया है कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर दिया? 10 कर दिया। जो अभी तक कितना था? 7 था। अर्थात जब भी अपना सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आएगा, स्वाभाविक है कोई ना कोई चीफ जस्टिस तो होगा ही, तो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या बढ़ाया जाना। तो क्या हुआ कि जिनकी संख्या आप स्थापना के समय 7 थी, जिन न्यायाधीशों की, उनकी संख्या को 1956 में संसद ने बढ़ाकर 10 कर दिया। और इस तरह से देखा जाए तो जब 10 किया गया है तो इसका मतलब क्या है? कुल न्यायाधीशों की संख्या में क्या होगा? एक सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 11। आगे चलकर 1960 में क्या हुआ? जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी वह 13 कर दी गई और कुल न्यायाधीशों की संख्या यहां पर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से 1977 में भी संख्या बढ़ाएगी और इस समय क्या कर दिया गया? अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 17 कर दिया गया। 1986 में संख्या फिर से बढ़ाई गई, अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना कर दिया? 25 कर दिया गया। 2009 में जो है कि संख्या फिर से बढ़ाया गया और अन्य न्यायाधीशों की संख्या को 30 कर दिया गया। 2019 में यह जो संख्या थी अन्य न्यायाधीशों की, यह 33 कर दी गई। और इसका मतलब क्या है कि ये जो 33 हैं अन्य न्यायाधीश हैं, और इसमें जो अगर हम क्या करें, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जोड़ दें तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 34। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो हमारे यहां जजों की संख्या है अभी क्या है? 34 है। अब उच्चतम न्यायालय, जैसा कि आपको पता है कि न सिर्फ यह एक संघीय न्यायालय है बल्कि अपील का भी क्या है? अंतिम न्यायालय है। अर्थात किसी भी प्रकार की जो अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ सकती है, उन सभी का क्या होता है? यहां पर अपील होती है। ठीक इसी तरह से हमने बताया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न सिर्फ राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ, अर्थात किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का भी अगर जो है कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, स्वाभाविक है अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो भी क्या होगा? इसके जो गारंटर है अर्थात जो रक्षा करेगा वो कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनका उल्लेख मैंने यहां पर किया है, और इन जिम्मेदारियों की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो केस की संख्या थी वो बढ़ने लगी। अब इसके लिए जरूरी क्या था कि जिस रेशियो में हमारे यहां मामले बढ़ रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में क्या किया जाए? हमारे यहां जजों की संख्या बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मैंने ऊपर जो आपको जजेस की संख्या बताई है इसीलिए बताया ताकि जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि लंबित केसेस कितने हैं तो आप यह एज्यूम कर सकें कि हमारे न्यायपालिका में कुछ और चीजों की दरकार है, कुछ और चीजों की सुधार की आवश्यकता है, और वह खुद क्या करना होगा? न्यायपालिका को करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यह समझिए कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसके क्षेत्राधिकार को कुछ मैंने सब टॉपिक में डिवाइड किया। सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार है वह तो है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में या फिर जो है कि राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है या फिर केंद्र और कई राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो इस प्रकार के विवाद को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और इसको बोला जाता है मूल क्षेत्राधिकार। तो आप देखते हैं आए दिन क्या होता है, केंद्र और राज्य के टकराव देखने को मिलते हैं और बड़ी संख्या में केस क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। दूसरा है न्यायाधीश का जो है कि क्षेत्राधिकार, अर्थात आपने देखा होगा कि जो मूल अधिकारों का हनन है, जैसे मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया या बहुत से ऐसी चीजें जो आजकल आप देख ही रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो अगर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, चाहे वह राज्य के द्वारा किया जाए, केंद्र के द्वारा किया जाए या उसके किसी संगठन के द्वारा किया जाए, तो इसको भी लागू करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? उच्चतम न्यायालय। और इसके कारण भी बड़ी संख्या में आप केस आते हुए देखते हैं। अर्थात आप देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इस तरह मुझे अरेस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा सकता है और इसलिए मुझे मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए।
जैसा कि अभी मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि जो राजद्रोह का मामला है, इस राजद्रोह के मामले में जैसे ही एफआईआर कुछ लोगों पर दर्ज हुई थी, तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो आए दिन ऐसे क्या होते हैं, आपको केसेस देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ती है। तीसरा जो अधिकार क्षेत्र है वह अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अर्थात किसी भी प्रकार का संवैधानिक मामला हो, किसी विधि से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का हो, कोई दीवानी मामला हो अर्थात जो कि सिविल केसेस हो, कोई क्रिमिनल केसेस हो, या कोई ऐसा केस जिसको विशेष अनुमति कोई हाई कोर्ट दे दे कि नहीं इस पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को सुन, तो ये सभी अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास आ जाता है, सुप्रीम। ठीक इसी तरह से सलाहकार का क्षेत्राधिकार, आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, परामर्श मांगा है। तो ये जो परामर्श है ये भी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो कि कार्य को बढ़ाएगा। ठीक इसी तरह से अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह देखता है कोर्ट कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो जजमेंट दिया है, कोई वर्डिक्ट दिया है, उसका उल्लंघन किसी जो है कि न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सभी कोर्ट्स को उसको लागू करना है, यह अभिलेख न्यायालय की विशेषता, तो यह भी इसकी जिम्मेदारी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसे केसेस आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो केसेस या उसके निर्णय से मैच नहीं करते, तुरंत वो केस कहां आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। ठीक इसी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति और क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा का मतलब कोई की विधि बनाई गई और उसको लगता विधि से लगता है कि किसी ऐसे चीज का उल्लंघन हो रहा है या जो ये विधि है वह अपनी सीमा से बाहर गई है, तो ऐसे केसेस आप देखते रहते होंगे। जैसे कि अभी हाल में ही एक बात आई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो ये कृषि कानून लाए गए हैं इनको डिनाई करेगी, क्या इनको रिजेक्ट करेगी, क्या इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेगी। तो इस प्रकार की चीजें भी, अन्य क्षेत्राधिकार भी आते हैं। तो इस तरह से अन्य क्षेत्राधिकार का मतलब जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए मामले, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के आचरण संबंधित मामले, बहुत से ऐसे केसेस आते रहते हैं। और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, उच्चतम न्यायालय के सामने केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर हम जुलाई 2019 का डेटा लें तो जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले हैं उनको अगर हम राउंड फिगर देखें तो 40,000 से अधिक है। हालांकि अब देखेंगे तो आपको लगभग 44 से लेकर 45,000 अर्थात 44,000 से लेकर 45,000 केसेस आपको पेंडिंग दिखाई देंगे, लंबित दिखाई देंगे। और इसका मतलब क्या है कि ये जो केसेस हैं जब यहां पर लंबित हैं तो अब उनका नंबर कब आएगा और कब निर्णय होगा, यह एक प्रश्न है। जबकि क्या होता है कि निर्णय अगर जो है कि समय से हो जाए तो उसको सबसे बेहतर निर्णय माना जाता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं जिनकी जो संख्या हमने बताया 34 होनी चाहिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी जो वहां पर जजेस की संख्या है वह 34 पूरे नहीं है, अर्थात अभी कुछ रिक्तियां वहां पर बची हुई हैं। इस समय जो है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को लेकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर 30 न्यायाधीश हैं, जबकि होने कितने चाहिए 24, अर्थात 4 पद खाली हैं। अभी आने वाले समय में जैसे ही क्या होगा कि मुख्य न्यायाधीश रिटायर होंगे, उसके बाद 2 अन्य न्यायाधीश रिटायर होने वाले हैं, तो जजों की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो जो बचे हुए जज हैं उनके ऊपर क्या होगा, काम का दबाव बढ़ेगा या फिर लंबित केसेस क्या होंगे और लंबित होते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लंबे समय से इस पर बातचीत की जा रही है कि जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें विलंब होता है तो जजों के जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको बढ़ा दी जाए ताकि जो लंबित मामले हैं इनको निपटाया जा सके। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना तो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ना जजों की संख्या बढ़ाई गई है और ना उनकी उम्र बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बड़ी संख्या में लंबित जो मामले हैं वह हाई कोर्ट में भी देखने को मिलेंगे और लगभग 44 लाख से 45 लाख केसेस जो है कि हाई कोर्ट में लंबित हैं। आप समझिए ये जो केसेस हैं आखिर व्यक्ति कैसे जाता है न्यायालय के सामने, जब एकदम टूट के हार के थक के तब जाता है कि शायद न्यायालय से क्या हो जाए, उसको उम्मीद रहती है कि न्याय मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इतने मामले हैं। और अगर पूरे देश में देखें तो यह जो संख्या है वह 3.04 करोड़ है, अर्थात 3 करोड़ से ज्यादा मामले हमारे यहां लंबित हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लंबित मामलों की संख्या है। तो अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है आखिर क्यों नहीं की जा रही, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो हां, बहुत बड़ी दिक्कत है, उसी को हमें समझना है।
तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जब लग रहा है कि जजेस की संख्या कम है, हाई कोर्ट में भी जजेस की संख्या कम है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कर दे रहा है, खुद अपॉइंटमेंट कर दे और जजों की संख्या को बढ़ाकर जो लंबित मामले हैं उनको समाप्त कर दे। लेकिन इसमें पेच है, बहुत पेच है, समझते हैं। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई। इसके अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश के, और एक शब्द जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, यह ध्यान दीजिए, कि परामर्श के बाद की जाएगी। अर्थात संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान यह कहता है कि जो जजों की नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, कि राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति, और कैसे करेगा, देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करके करेगा। और आजादी से लेकर 1970 के दशक तक यह व्यवस्था चलती रही, और यह व्यवस्था इसलिए भी चलती रही कि कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक चल रहा था। और ठीक इसलिए चल रहा था कि जो इस समय तक अगर देखा जाए तो क्या होता था कि जो जजेस हैं उसी में से जो सीनियर जज होते थे, अर्थात जो वरिष्ठता क्रम में आगे होते थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था, और उन्हीं मुख्य न्यायाधीश से पूछकर क्या किया जाता था, अन्य जजों की नियुक्ति होती रहती थी। यह व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही। लेकिन जो 1970 का दशक है उसमें आते आते कई तरह की चुनौतियां सामने आने लगी। जैसे एक चुनौती अगर हम देखें तो आती है, वह आती है 1973 में, और 1973 में इस वजह से आई क्यों कि दरअसल क्या हुआ था कि 1973 में कार्यपालिका अर्थात सरकार ने क्या किया, ये जो है कि एक प्रक्रिया अपनाया, और प्रक्रिया थोड़ा सा अलग थी पुरानी प्रक्रिया से। इन्होंने क्या किया, 1973 में जो है कि एन रे को 3 जो है कि क्या किया, वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिसमें कौन वरिष्ठतम थे, जस्टिस के एस हेगड़े, जस्टिस ए एन ग्रोवर और जस्टिस ए सेलास से ऊपर, इनको क्या कर दिया, वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब जब भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है तो कोर्ट को लगा यह क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि जो सबसे सीनियर जज होंगे उन्हीं को क्या कर लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मान लिया जाएगा। यहां पे क्या हुआ कि 3 जो जज थे उनको जो है कि बाइकआउट करते हुए, उनसे ज्यादा वरीयता देते हुए किसी अन्य को नियुक्त कर दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात यह थी कि अब ये जो जज बनेंगे, अर्थात जो भी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होगा, उसी के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और तबादला किया जाएगा। तो यहां पर लगा कि जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर नियुक्ति इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब इनको नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन इस फैसले का क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ। बार एसोसिएशन भी क्या हो गया, लड़ाई में कूद गया, और सरकार ने यह कहा, सरकार से यह कहा गया कि जो आपने वरिष्ठता को नजरअंदाज किया है वह ठीक नहीं है। और विरोध में यह कहा गया कि आपने जो नजरअंदाज किया है दरअसल इस वजह से किया है क्योंकि यह जो जज हैं जिनको आपने नजरअंदाज किया है, इन्होंने केशवानंद भारती बना जो केरल राज्य 1973 का जो जजमेंट है वो आपको पता है, यह काफी कठोर जजमेंट था, और यह जो है कि भारत के ऐतिहासिक जजमेंट्स में माना जाता है। और इसी में तो आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो ये नियम दिया था ये सरकार को पचा नहीं था। लोगों का कहना है, जो लोग यह विरोध कर रहे थे उनको कहा कि आपको यह बात डाइजेस्ट नहीं हुई, और इसीलिए आपने यह जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जिन जजों ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया, आपने क्या किया, उनको बायकॉट करते हुए चौथे व्यक्ति को क्या कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश आपने बना दिया। तो पहला घटनाक्रम यह हुआ। इसके बाद से जो न्यायपालिका है उसको लगा कि इस तरह से तो हमारे साथ काफी गलत हो जाएगा, अर्थात जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें कुछ ना कुछ हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एक और घटना होती है आपातकाल के दौरान, और उस दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति ने विभिन्न हाई कोर्ट के 16 जजों के तबादले कर दिए, और तबादले दूसरे अर्थात जहां पर वह एक्टिंग जजेस थे, अर्थात जहां पर कार्यकारी जज थे, वहां से उनका तबादला कर दिया। हालांकि अगले
जो है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने क्या किया, सभी जो जजों की नियुक्ति की गई थी अन्य जगहों पर दोबारा कहा कि नहीं आप जहां कार्य कर रहे थे वहीं जाइए। तो इससे क्या हुआ, इससे तो ये लगा कि सरकार बदलेगी और जजों के ट्रांसफर होंगे और इसी तरह से फिर इनको इधर से उधर किया जाता रहेगा। फिर एक और घटना हुआ और वह घटना वर्ष 1977 में ही हुआ और इस समय क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस HR खन्ना की जगह जस्टिस MU बेग को क्या कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और इससे क्या हुआ, जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में अपना त्यागपत्र दे दिया, अर्थात फिर जो हायरार्की है उसका उल्लंघन हुआ। अब इन उल्लंघनों से जो है कि न्यायपालिका यह समझ गई थी कि हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने पास करना। और आपको पता है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि जब एक मजबूत सरकार होती है तो क्या होता है, जो न्यायपालिका की भूमिका है वो थोड़ी कमजोर होती है। लेकिन जैसी गठबंधन की सरकार आती है या कमजोर सरकार आती है, जो न्यायपालिका की शक्ति वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती। कुल मिलाकर यही सब चलता रहा और यह तब तक चलता रहा जबकि क्या हुआ, यह बात जो है कि कोर्ट तक नहीं पहुंची। कोर्ट का मतलब है किसी केस के रूप में। हुआ क्या कि जैसा कि हमने बताया, राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से जो परामर्श लेता है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी है या फिर परामर्श के रूप में है, इसको लेकर एक विवाद पहुंचा और यह विवाद है 1981 का और इसको बोला जाता है SP गुप्ता केसेस या इसको फर्स्ट जजेस केसेस, अर्थात जजों के संदर्भ में जो है कि 4 केसेस हुए हैं, उसमें से यह जो पहला केसेस माना जाता है, फर्स्ट जजेस केस माना जाता है। और इसमें इस बात को उठाया गया कि क्या राष्ट्रपति अपने आप खुद कर लेगा जो है कि निर्णय, अर्थात उसने सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी जज से अपना परामर्श लिया कि हमें इस व्यक्ति की या इस जज की नियुक्ति करनी है, तो क्या राष्ट्रपति है कि उसने परामर्श लिया और परामर्श में कुछ भी आए फिर भी अपने हिसाब से वह निर्णय ले सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यह बात कोर्ट के सामने हुआ और कोर्ट ने यह कहा इसमें SP गुप्ता के मामले में, या जिसको फर्स्ट जजेस केसेस हम बोलते हैं, 1981 में जो केस आया था, इसमें कहा कि ये जो यहाँ पर परामर्श है इसका मतलब सहमति नहीं है, अर्थात परामर्श जो है कि मांगा गया है राष्ट्रपति को वह मानना बाध्य नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लेते हैं प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगा या फिर मुख्य न्यायाधीश से कहा कि आप हमको यह बताइए कि हमें जो है कि किसी व्यक्ति ए की नियुक्ति करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने या मुख्य न्यायाधीश ने जिस व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए कहा उसको नियुक्त करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, अर्थात वो परामर्श के रूप में है, अर्थात परामर्श दे सकता है कि हाँ आप नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये कब हुआ? यह हुआ 1981 में जो केस फाइल किया गया था SP गुप्ता, जिसको हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा मामला आया और यह आया वर्ष 1993 में और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें क्या हुआ, जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने पूर्ववर्ती फैसले को अपने क्या हुआ, पलट दिया और पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जो अन्य जज जो परामर्श देंगे वो सरकार को मानना बाध्य है और उसी के हिसाब से क्या होगा, नियुक्ति होगी। आगे कोर्ट ने कहा कि जजों के स्थानांतरण और उनकी नियुक्तियां अब एक कॉलेजियम के द्वारा की जाएंगी और इस केस को जिसमें निर्णय आया इसको बोला जाता है सेकेंड जजेस केस, या इसका नाम अगर आप याद रखना चाहें तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 का यह केस है। इसमें यह कहा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था का हम विकास कर रहे हैं और यही क्या करेगा, अब जो भी नियुक्ति है या ट्रांसफर है उसको यह देखेगा और यहीं से क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वह अकेले वह नहीं देंगे बल्कि 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के से विचार विमर्श के बाद देंगे, अर्थात वह खुद भी उसमें शामिल होंगे और 2 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नीचे, उनसे परामर्श करके कहेंगे कि हमें इन पदों पर नियुक्ति इस व्यक्ति या किसी जज की करवानी है, तो ही क्या होगा, वह हो पाएगा।
कुल मिलाकर जजों का स्थानांतरण, इनकी नियुक्तियां कॉलेजियम के द्वारा की जाएंगी और इस कॉलेजियम का हिस्सा कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ 2 अन्य न्यायाधीश। यह व्यवस्था यहीं से बना दी गई जो कि अभी तक बनी हुई। आगे वर्ष 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर उन्होंने कहा आप राय बताइए, अर्थात जो हम आपसे परामर्श लेते हैं जजों की नियुक्ति के विषय में, आप उस पर एक बार जो है कि प्रकाश डालिए। इन्होंने कहा, अर्थात राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप हमको दीजिए, इस पर अपना राय दीजिए। तो इसमें क्या हुआ? SP भरूच वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 28 अक्टूबर 1998 को अपना फैसला दिया और फैसला यह दिया कि नियुक्ति के मामले में जो न्यायपालिका है वह विधायिका से ऊपर है, अर्थात यह कहा कि जो हमने पहली व्यवस्था बनाई थी सेकंड जजेस के केस में वही व्यवस्था रहेगी, अर्थात जो कॉलेजियम व्यवस्था है वह ठीक है। और उसका मतलब क्या है कि जो आप परामर्श मांग रहे हैं और उसमें जो आपको कॉलेजियम कहेगा कि इन नामों पर हम सहमति देते हैं, आप उनको नियुक्त करिए, तो वह आपको मानना होगा। कुल मिलाकर जो सेकंड जजेस केस में आया था उसी को क्या किया गया, फिर से यहां पर परिभाषित किया गया। पीठ के द्वारा कहा गया कि यह शक्ति के पृथक्करण के लिए आवश्यक है, अर्थात उन्होंने कहा कि आपकी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उससे न्यायपालिका को अलग रखने के लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका अपने विषय में यह निर्णय ले सके कि किस जज की नियुक्ति होनी है या नहीं होनी है, उनका स्थानांतरण कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस तरह से यह कहा गया कि जो अब कॉलेजियम सिस्टम बन चुका है वह बना ही रहेगा। और यह भी कहा कोर्ट ने कि न्यायपालिका का यह भी मानना था कि उसे कार्यपालिका से अधिक न्यायिक मामलों की जानकारी है, इसलिए जो कार्यपालिका है वह उससे जो है कि जो न्यायपालिका कहेगा न्याय के विषय में उसको मानना चाहिए। खैर यह बात तो हो गई। पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्य न्यायाधीश, अब जो तीसरा जो केसेस आया 1998 का, इसमें कहा गया कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें जो लोग भाग लेते हैं उनकी संख्या बढ़ा। इसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेकर राष्ट्रपति को भेजेंगे, जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य है। सरकार ज्यादा से ज्यादा पुनर्विचार के लिए कह सकती है, लेकिन अगर पुनः उन्हीं नामों पर मोहर लगाती है तो सरकार को नियुक्ति करनी होगी। और यह भी कहा गया कि अगर मान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हैं, यदि ये किसी नाम पर विचार कर रहे हैं और उस नाम पर अगर किसी भी 2 जज को आपत्ति है तो उसको इस सिफारिश में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात जो भी नाम डिस्प्यूटेड होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा और फिर कॉलेजियम क्या करेगा, राष्ट्रपति को अपना विचार भेजेगा। और नियुक्ति के अलावा इसमें तबादले, जजों की पदोन्नति का फैसला भी इसी कॉलेजियम को क्या करना था, लेना था। अब यह तो हुआ कि ठीक है कि अब न्यायपालिका ने कहा कि अब ऐसा ही होगा, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम तो बन गया, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि आखिर जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है कि कॉलेजियम किसी नाम की जब सिफारिश करेगा तो उस नाम को कितने दिन के अंदर जो है कि नियुक्ति के रूप में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जो कॉलेजियम सिस्टम जिन नामों पर विचार कर रहा है वह किन आधारों पर कर रहा है, सरकार को कितने दिन के अंदर नियुक्ति करना होगा, इस पर सहमति नहीं बन पाई। और इस पर सहमति ना बनने के कारण क्या होता है कि सरकार के पास जब सिफारिश जाता है तो सरकार कई बार उसको वापस कर देती है। दूसरा, अगर वापस कर दिया गया है और फिर भी जो है कि कोर्ट ने कहा कि नहीं इन्हीं नामों पर आपको नियुक्ति करनी है, तो सरकार के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो कितने दिन के अंदर निर्णय ले। तो होता क्या है कि प्रपोजल, जो प्रस्ताव हैं, ये पड़े रहते हैं और जो रिक्तियां हैं वह बढ़ती चली जाती हैं और इससे क्या होता है, जो जजों की संख्या है वह घटने लगती है और लंबित जो केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। खैर यही सब चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि वर्ष 2014 में सरकार परिवर्तित होती है और सरकार ने जो है कि 99 अर्थात 99वां संविधान संशोधन किया और इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है कि स्थापना का प्रयास किया। कहा कि अब हम यह आयोग बना रहे हैं। यह आयोग क्या करेगा कि जिस तरह से कॉलेजियम व्यवस्था जो है कि जजों की नियुक्ति करता है, अब वह नियुक्ति यह आयोग करेगा।
स्वाभाविक है। यह क्या हुआ कि जो कोलेजियम सिस्टम का व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसके अगेंस्ट था। मामला क्या हुआ, यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया और इसको बोला जाता है फोर्थ जजेस केसेस। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यह जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम लाए हैं या फिर जो आपने यह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया है, यह दोनों क्या हैं, असंवैधानिक हैं और जो कोलेजियम व्यवस्था थी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि कोलेजियम सिस्टम बन गया। कोलेजियम सिस्टम बन गया, लेकिन जो सरकार के मुद्दे थे या जो सरकार का जो भागीदारी था वो पहले की तरह बना रहा। सरकार अर्थात कार्यपालिका बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। तो सरकार को कई बार लगता है कि किसी खास जज को हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाना चाहते, या कई बार जो है कि तबादले की बात आती, तो ये सब चीजें आती रहती हैं। तो सरकार को हमेशा लगता है कि उसके पास कुछ अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब है नहीं तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो कोलेजियम सिस्टम है इससे दिक्कत ही क्या है। तो दिक्कत में कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक घटना को हम लेते हैं, दिसंबर 2018 की घटना है। इस समय जो जस्टिस हैं, मुख्य जस्टिस हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस मदन बी लोकुर हैं, और इन्होंने कहा कोलिजियम के माध्यम से इन्होंने कहा कि हम 2 जजेस को क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करेंगे। एक जज उसमें से होंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वह है प्रदीप नंदराजोग, और दूसरे जो होंगे वह होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन। इन लोगों के लिए इस सहमति बनी कोलेजियम में कि हम क्या करेंगे कि इनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा। अब देखिए इस समय जस्टिस कौन है, जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस मदन बी लोकुर है। अब ये जब ये फैसला, इस सिफारिश दे दी गई, उसके 2 महीने बाद ये जो कोलेजियम है इसने अपना फैसला बदल लिया। फैसला अब जब बदला गया, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वह बन चुके थे अरुण मिश्रा जी, और 2 महीने बाद जो फैसला बदला गया उसमें यह कहा गया कि अब हम क्या करेंगे कि जो 2 ऊपर नाम आने वाले थे इनकी जगह किसको शपथ दिलवाया गया, एक किनकी नियुक्ति करवाई गई, वह थे कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में इनसे सीनियर 3 जजेस ऊपर थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया। तो इसको लेकर क्या हुआ, काफी विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा हुआ कि पूर्व जो सीजीआई आरएम लोढ़ा थे, इन्होंने कहा ये जो नियुक्तियां हैं अपारदर्शी हैं। वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से नियुक्तियां कोलेजियम के द्वारा की जा रही। ठीक इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके कैलाश गंभीर ने कहा कि नियुक्तियों को रोका जाना चाहिए, और इन्होंने नियुक्तियों को रोकने के लिए क्या किया, राष्ट्रपति तक को पत्र लिख दिया। यह तो कह सकते हैं आप एक केस है, ऐसा एक केस नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि कोलेजियम ने ही अपना निर्णय बदल लिया, तो लोग कहने लगे कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आपने नाम ही परिवर्तित कर दिए। और इसमें कई बार क्या होता है, कोलेजियम में है क्या कि जज हैं और वही क्या कर रहे हैं, अन्य जजों को चुन रहे हैं। इसीलिए आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि क्या कहा जाता है कि जो न्यायाधीश हैं वह कुछ परिवारों से आते हैं, या सबके जो चेहरे हैं मिलते जुलते लगते हैं। और यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि दरअसल क्या है कि जज ही क्या कर रहे हैं, जब नियुक्ति कर रहे हैं तो कई बार ये संभावना बनती है कि जो अगला जज आएगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, वह क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन जजेस से जुड़ा होता। इस प्रकार की चीजें आती हैं। एक घटना और देखिए, अप्रैल 2018 में क्या हुआ, एक विवाद आया। इसमें विवाद कोलेजियम और सरकार के बीच में था। कोलेजियम ने कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं केएम जोसेफ, इनका नाम सुझाया, लेकिन सरकार इन पर तैयार नहीं थी। सरकार ने पुनर्विचार के लिए नाम भेजा, कहा कि नहीं हम तैयार नहीं। अब सरकार ने तर्क क्या दिया कि जो केएम जोसेफ हैं ये मूलतः केरल से आते हैं और केरल के 2 जज तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो हर राज्य की भागीदारी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं हो रही, और एक ही हाई कोर्ट से क्या हो रहा है कि अधिक जज नियुक्त हो रहे। तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कई आपको हाई कोर्ट के 4-4 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे।
दूसरा, हाई कोर्ट के 11 जज उनसे क्या थे, यह जो नाम दिया गया इनसे 11 जज और सीनियर थे। तो फिर ये हुआ कि जब जो है कि कार्यपालिका ने क्या किया था, पहले जो हायरार्की का उल्लंघन किया था, यहां पे कोलिजियम के द्वारा भी तो क्या किया जा रहा है, ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। ऐसा ही एक विवाद देखिए सितंबर 2019 में है का है, ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कहा कि जस्टिस कुरैशी को क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश का जो है कि चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन इनको क्या किया, पुनर्विचार के लिए सरकार ने भेजा और फिर इनको त्रिपुरा का जो है कि चीफ जस्टिस बना दिया। कहां बनने वाले थे, मध्य प्रदेश को, फिर इनको त्रिपुरा का बना दिया। ठीक इसी तरह से जस्टिस कुरैशी को लेकर एक और चीज है कि नवंबर 2018 में ये गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते थे, क्योंकि इनके जो सीनियर थे उन जो है कि पद से हट चुके थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यह चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात बनते, इनको क्या किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर ये हुआ कि आखिर कैसे सरकार ने किन आधारों पर यह ट्रांसफर किया, इसमें कोलिजियम की भूमिका क्या थी, यह जो है कि कुछ समझ में नहीं है। कुल मिलाकर जो कोलिजियम का सिस्टम है, इसको लेकर कुछ और चीजों को मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक एक करके हम कुछ समस्याओं को समझते हैं, आखिर चुनौती। तो देखिए, आरोप यह लगता है कि अधिकांश जज कुछ ही परिवारों से आते हैं, जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। यह भी है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें नियुक्ति में क्या होता है, काफी विलंब होता है। सरकार अगर कहे कि हमें किसी खास जज की नियुक्ति नहीं करनी, तो नियुक्ति क्या होगी, नहीं हो पाएगी। और इसमें क्या होता है, सरकार और जो है कि न्यायपालिका के बीच में अधिकांशतः टकराव दिखाई देते हैं। कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे, कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जिस पर टकराव होता है। और होता क्या है, जब किसी भी प्रकार से जो जजों का संख्या कम हो या उनके जो पद हैं वो खाली रहे, तो केस का बोझ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और ये जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये भी तो क्या है, अपारदर्शी है, क्योंकि इसमें यह नहीं पता चलता कि किसी खास नाम पर पुनर्विचार किया जा रहा है या विचार जो किया जा रहा है उसका आधार क्या, क्योंकि हायरार्की वाला तो नियम यहाँ पर है नहीं। मैंने बताया कितने जो है कि सीनियर जजों को छोड़कर जो जूनियर जज हैं उनको बनाया जाता है। तो आखिर ये क्या है, इसको भी देश को जानना चाहिए। ये सरकार और कई तरह के लेखों में आप को देखने को मिल जाए। ठीक इसी तरह से जो कोलिजियम सिस्टम है, इससे अभी यह नहीं हो पाया है कि सुप्रीम कोर्ट में हर राज्य की क्या हो, भागीदारी। अर्थात जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हर हाई कोर्ट्स का क्या होगा, अगर जज सुप्रीम कोर्ट में जज होगा तो क्या होगा, अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा, पूरे देश का जो है कि प्रतिनिधित्व एक तरह से देखने को मिलेगा हमें सुप्रीम। अब आप ही कहेंगे कोई राज्यसभा थोड़ी है, बात सही है कि राज्यसभा नहीं है, लेकिन आपने कई बार ऐसी चीजें देखी होंगी कि केंद्र और राज्य के या राज्यों के बीच में जब विवाद आते हैं, तो ऐसे विवादों में जो यहां पर जानकारी होती है, वहां पर कार्य कर चुके जजों की ज्यादा होती है, इसलिए यह सहायक हो सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला जजों का जो प्रतिनिधित्व है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में न के बराबर है। इसके कारण भी कोलिजियम सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह उठता है। इसी के साथ साथ जो भ्रष्टाक्रम है, इसका उल्लंघन हो रहा है। और इन सभी चीजों के कारण कहा जाता है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, ये कोलिजियम सिस्टम में जो है कि सुधार करने की या इसको पारदर्शी बनाने की जरूरत है। जैसे जस्टिस चमलेश्वर जो है कि कहते हैं, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने ये जो कथन दिया है, जबकि एनजेएसी के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, तो इस पर उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका को नियुक्ति से पूरी तरह अलग करना, जैसा कि कोलिजियम सिस्टम से कर दिया गया है, बेहद अतार्किक और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। जितने भी लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन हमारी संविधान सभा ने किया था, उसमें कहीं भी कार्यपालिका को जो है कि नियुक्ति से, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति से इस तरह से अलग नहीं रखा गया था। आप कोई भी देश उठा लिख कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि नहीं, वहां पर क्या हो रहा है कि जो जजों की नियुक्ति है वह क्या होती है, कार्यपालिका की सहमति से होती है, लेकिन हाँ, इंटरफेरेंस नहीं होता। तो कुल मिलाकर इन्हीं सब चीजों के कारण यह जो कोलिजियम सिस्टम है चर्चा में बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें काफी कुछ जान पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।